Good morning, students. Our next topic is suits for the breach of contract. So let us start with the meaning of breach of contract. एक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे एंड जब ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करेगी और रिफ्यूज़ करेगी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी रिफ्यूज़ करेगी टू परफॉर्म और फुलफिल हिज प्रॉमिस, तो वो पार्टी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी होगी एंड अदर पार्टी एग्रीव्ड पार्टी होगी. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करना ऑन टाइम एंड रिफ्यूज़ करना टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. सो इट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट कम्स सेलर्स रेमेडीज़. अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करता है, रिप्यूडिएट मीन्स अगर एक बायर जो डिलीवरी थी गुड्स की उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही गुड्स की पेमेंट करेगा, तो जो लॉ है वो डिफरेंट रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है टू द सेलर. फर्स्ट रेमेडी इज़ सूट फॉर प्राइस. अब जो सेलर होगा, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, वो बायर के अगेंस्ट, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है. सूट फॉर प्राइस मीन्स अब यहाँ एक सेलर का राइट होगा कि वो बायर को स्यू भी कर सकता है फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर ने टाइम पे गुड्स डिलीवर किए टू द बायर, बट अब ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टाइमली पेमेंट करे सेलर को. इन केस अगर बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं की ऑन टाइम, तो सेलर के पास ये रेमेडी होगी जो उसे लॉ ने प्रोवाइड की है कि वो उस बायर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है इन अ कोर्ट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस और फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, सूट फॉर द प्राइस ऑन नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर बायर ने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के विद इन सेलर को पेमेंट नहीं की और रिफ्यूज़ किया टू मेक द पेमेंट, तो जो सेलर है उसके पास राइट होगा बायर को स्यू करने का फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस. इन केस बायर ने ना ही गुड्स को एक्सेप्ट किया एंड ना ही उसने ये एक्सेप्ट किया कि वो इन फ्यूचर पेमेंट करेगा सेलर को फॉर द गुड्स, तो सेलर के पास ये राइट होगा कि उसे जो भी डैमेजेस हुए हैं फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ड्यू टू बायर, तो वो उस चीज़ के लिए लायबल होगा. सो सेलर के पास ये राइट होगा टू स्यू द बायर फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स. So these are the three remedies which are available to the seller in case of breach of contract. Next comes buyer's remedies. Likewise, जैसे सेलर के पास रेमेडीज़ दी थी लॉ ने सेलर को, ऐसे ही बायर के पास भी कुछ रेमेडीज़ होंगी. फर्स्ट, डैमेज फॉर द नॉन डिलीवरी. इन केस अगर सेलर ने टाइम पीरियड के विद इन बायर को डिलीवरी नहीं की गुड्स की, तो जो भी उसे डैमेजेस होंगे उसके लिए बायर भी सेलर को स्यू कर सकता है. नेक्स्ट, सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी थी सेलर ने. कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म ऐसी मेंशन थी, या अपना प्रॉमिस अगर सेलर ने फुलफ़िल नहीं किया तो बायर के पास ये राइट होगा कि वो उसे स्यू भी कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी. अगर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को उसने फुलफ़िल नहीं किया, तो उस केस में भी जो बायर होगा उसके पास राइट होगा टू स्यू द सेलर फॉर द डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर. नेक्स्ट, कंपेंसेशन फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, अगर सेलर ने टाइम पे डिलीवरी नहीं की गुड्स की, तो जो बायर होगा वो वेट करेगा टिल द डेट ड्यू फॉर द परफॉर्मेंस और उसके बाद वो फिर फाइल करेगा सूट अगेंस्ट द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी. एंड इन केस अगर बायर को कोई भी डैमेज हुआ होगा तो उसके लिए वो क्लेम करेगा फ्रॉम द सेलर. सो दीज आर 3 remedies which are available to the buyer in case of breach of contract.
Next comes sale by auction. A sale by auction is a public sale where the goods are offered to be sold to the buyer who offers the highest price for the goods or makes the highest bid. The person inviting the bid is called the auctioneer who acts as an agent of the seller. जो सेलर का एजेंट होगा वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा पब्लिक के लिए, एंड इस एक्टिविटी में, इस ऑक्शन में जो गुड्स हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे बाय द एजेंट ऑफ द सेलर टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंड जो बायर हाईएस्ट प्राइस फिक्स करेगा फॉर द गुड्स, उस केस में जो एजेंट होगा सेलर का वो उन गुड्स को उस बायर को सेल आउट कर देगा. सो जो सेल बाय ऑक्शन होगी ये एक पब्लिक सेल होगी जिसमें जो ऑक्शनियर होगा वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बायर्स को इनवाइट करेगा सो दैट कि वो compete कर पाएँ फॉर द गुड्स, एंड जो बायर हाईएस्ट प्राइस फिक्स करेगा गुड्स का, एजेंट उन गुड्स को उस सेलर को सेल आउट कर देगा. Next comes the features of auction. First, auctioneer invites the prospective buyers to make a bid for the goods being auctioned. ऑक्शनियर इनवाइट करेगा लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोस्पेक्टिव बायर्स को सो दैट कि वो बिडिंग प्रोसेस करें गुड्स की. नेक्स्ट, इनविटेशन टू बिड इज़ इन अ पब्लिक गैदरिंग. पब्लिक गैदरिंग में होगा ये इनविटेशन जो एजेंट देगा टू द पब्लिक. नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स बीइंग ऑक्शनड इज़ अनाउंस्ड प्रायर टू द ऑक्शन. ऑक्शन होने से पहले जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है वो अनाउंस करेगा एजेंट to the prospective buyers. Next, offers made by the prospective buyers are by bidding. Bidding process के थ्रू ही जो different buyers हैं वो different prices set करेंगे goods का. Next, the auctioneer makes the contract of sale with the highest bidder. अब जो person होगा जिसने highest price fix किया होगा goods का, जो agent होगा उस person के साथ में एंटर होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म करेगा. सेल बाय ऑक्शन को डिस्क्राइब किया इन सेक्शन 64 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड कुछ रूल्स बताए गए रिगार्डिंग द सेल ऑफ ऑक्शंस. सेक्शन 64 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी सेक्शंस में डिफरेंट रूल्स बताए गए विच आर रिलेटेड टू द सेल बाय ऑक्शन, कि जो एक ऑक्शनियर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज वो सेलर के बिहाफ पे पब्लिक को क्या करेगा, ऑफ़र करेगा गुड्स को, एंड जो प्रोस्पेक्टिव बायर सबसे हाईएस्ट प्राइस फिक्स करेगा एजेंट उस पर्सन को गुड्स सेल कर देगा. नेक्स्ट कम्स implied warranty in sale by auction. These three are the following implied warranties in a sale by auction. First, the auctioneer is deemed to have the lawful right to sell the goods. जो auctioneer है वो सेलर का एजेंट है एंड सेलर के बिहाफ पे वो वर्क कर रहा है. ये सारी प्रोसेस कौन कंडक्ट करेगा, एजेंट कंडक्ट करेगा, बट ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर. तो जो ऑक्शनियर होगा उसके पास ये लॉफुल राइट होगा टू सेल द गुड्स. नेक्स्ट, ऑक्शनियर इज़ डीम्ड टू बी अनअवेयर ऑफ द डिफॉल्टेड ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर इफ़ द लेटर्स ओनरशिप इज़ डिफॉल्टेड. इन केस अगर सेलर के पास जो गुड्स हैं वो उसके अपने नहीं हैं तो जो ऑक्शनियर है वो लायबल नहीं होगा उस चीज़ के लिए बिकॉज वो अनअवेयर है. Next, buyer is deemed to acquire a good title to the goods after he has paid the bid price. जब एक बायर बिड का प्राइस पे कर देगा टू द एजेंट ऑफ द सेलर तो जो टाइटल है गुड्स का वो एजेंट से बायर को ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो दीज थ्री आर द इम्प्लाइड वारंटीज इन सेल बाय ऑक्शन. नेक्स्ट कम्स नॉकआउट एग्रीमेंट्स. नॉकआउट एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होंगे जो टू पार्टीज़ में होंगे. इट मीन्स ऑक्शनियर एंड बिडर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, नॉकआउट एग्रीमेंट होगा. बिडिंग प्रोसेस में, सेल बाय ऑक्शन प्रोसेस में टू पार्टीज़ होंगी, बिडर होगा एंड ऑक्शनियर होगा, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, नॉकआउट एग्रीमेंट होगा. जो बिडर है वो बिडिंग के बाद
प्राइस फिक्स करेगा, हाईएस्ट प्राइस फिक्स करेगा गुड्स का, एंड जो ऑक्शनियर है, जो एजेंट है सेलर का, बिडिंग के बाद उन गुड्स को सेलर को डिलीवर कर देगा एंड जो टाइटल है गुड्स का वो भी ट्रांसफ़र कर देगा. बट सच एग्रीमेंट्स अनलेस इट इज़ डन टू डिफ्रॉड और मिसगाइड अ थर्ड पार्टी इट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट. तो जितने भी नॉकआउट एग्रीमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, वैलिड एग्रीमेंट्स होंगे. बट इनका जो मोटिव होना चाहिए वो डिफ्रॉड करना या थर्ड पार्टी को मिसगाइड करना नहीं होना चाहिए. और इन एग्रीमेंट्स में जो सेलर है उसके पास ये राइट होगा टू क्लेम द एग्रीड प्राइस ऑफ द गुड्स अंडर सच एग्रीमेंट. सो हमने आज के टॉपिक में किया सूट्स फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, सेलर के पास क्या कौन कौन सी रेमेडीज़ होंगी, बायर के पास कौन कौन सी रेमेडीज़ होंगी, सेल बाय ऑक्शन का मीनिंग हमने क्लियर किया, एंड नेक्स्ट इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या क्या होंगी सेल बाय ऑक्शन में, एंड लास्ट नॉकआउट एग्रीमेंट्स कौन से होंगे. थैंक यू सो मच.